अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है गौहर रशीद और शो का नाम है रम्स। रम्स के मायने हैं इशारा। इशारा इस माशरे में रहने वाले मर्द के किरदार पर, उसकी इस्लाह पर, उसकी अच्छाइयों पर, बुराइयों पर और उसके हकूक़ पर। हम तस्वीर के दोनों रुख आपके सामने बखूबी पेश करने की कोशिश करेंगे। आप हमसे एग्री कर सकते हैं, डिसएग्री कर सकते हैं, लेकिन कहते हैं कि हदायत तभी मिलती है जब सुनने का ज़र्फ़ रखें। इख्तिलाफ़ राय आपका हक है, ज़रूर पेश कीजिएगा, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि इज़्ज़त से पेश करें। आइए शो शुरू करते हैं और इस रम्ज़ को आप और मैं मिलकर समझने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। आज के जो दो हमारे गेस्ट हैं, पहले जो गेस्ट हैं उनके बारे में मैं क्या ही कहूँ, उनकी सोच, उनका नज़रिया सवाए खूबसूरती के अलावा किसी और चीज़ की अक्कासी नहीं करता। अदीब हैं, पोइट हैं और बड़े कामयाब डिज़ाइनर हैं। दूसरे जो हमारे गेस्ट हैं, उनकी आवाज़ से आप उनको पहचान नहीं सकते, क्योंकि पाकिस्तान में इनसे बेहतरीन मिमिक आर्टिस्ट तो कोई भी नहीं है। होस्ट भी हैं और हिस्ट्री पढ़ने का बहुत शौक रखते हैं। प्लीज़ वेलकम यूसुफ बशीर कुरैशी एंड शाहिद शफात। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप दोनों? वालेकुम ब्रिलियंट एज अस्सलाम। यूजुअल, as जैसे usual। होते हैं। यार पहले तो थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने वक्त निकाला और आप लोग यहाँ पर हैं। आपने पैसे दिए तो निकालना ठीक पड़ता है, वरना तो हम मूली लगाते। ठीक है, तो वही तो हमारे पैसा फेंक तमाशा देख। ये तो खैर अजराह तफन्नन, हाँ। अजराह तफन्नन की बात अच्छा, आप दोनों में एक बड़ी कॉमन बात है कि आप दोनों बताने की नहीं। फादरहुड, अच्छा, फिर आप दोनों बाप हैं माशाल्लाह से। माशाल्लाह। ठीक है ना? किसके? ठीक है, अपने अच्छा, अपने बच्चों के। अपने अपने बच्चों के। अच्छा, मैंने कहा शायद अब आपको ये पन इंटेंडेड करना चाह रहे हैं। तो एक मर्द की जिंदगी को आप लोग किस तरीके से बयान कर सकते हैं? यूसुफ साहब, एक मर्द की जिंदगी को कैसे बयान कर सकते बयान कर सकते हैं। हैं? देखिए, हर जगह हम, आप मुझसे क्यों पूछ रहे हो? हमारे तो पूरे मुल्क में मर्दाना कमजोरी है, दीवारों पे लिखा होता हर है। जगह पे लिखा हुआ है। और फिर भी वेमेन एम्पावरमेंट की बात हो रही होती है। हम्म। हमें पहले हमें पता भी नहीं लगा, हमसे तो हमारी सब कुछ छीन लिया गया ना। हमारा बचपन छिना, हमारी जवानी छिनी, हमारी सोच छिनी। तो जब बाप बने तो सारी चीजें दरियाफ्त करनी पड़ी कि बचपन में क्या हुआ था कि हम आज ऐसे हैं। हम्म। तो देयर वाज, अब तो बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं, आपके कोचेस आ गए हैं, यंग लीडरशिप कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, तो यू गेट टू नो अ लॉट ऑफ थिंग्स। जब आई वाज बोर्न इन 71, मैंने तो अपने हाथ से अपना 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 शहर उजड़ते हुए देखा। और उस वक्त के रिवाज मुख्तलिफ थे, आज के रिवाज मुख्तलिफ हैं। और जब बाप बने तो पता लगा कि कितना मुश्किल था हमारे वालिद के लिए हमें संभालना। और उन्होंने कैसे संभाला हमें। यानी खुदा का करना क्या हुआ कि बच के हम लोग भी बाप बन गए। और अगर मुझे हज़रत अली का एक कॉल है, अगर उसके बारे में पता होता तो मैं अपनी कभी भी किसी औलाद के साथ गलती ना करता। उन्होंने बहुत इम्पोर्टेंट एक बात की थी और जो मुझे बहुत देर बाद पता लगी, खैर देर आए दुरुस्त आए। हज़रत अली ने, हज़रत अली का एक कॉल है कि पहले 7 साल तक अपनी औलाद को इस तरह पालो जैसे वो बादशाह हो। उसको किसी बात पे मत टोको, उसकी हर ख्वाहिश पूरी करो। हाँ, उसको किसी मेहमान के सामने, किसी बड़े के सामने मत टोको, मत डांटो, मत समझाओ भी मत। जिस तरह बादशाह होता है, वो जो कहे आप, उसका हुक्म है, आप वो बजा लाएं। अगले 7 साल अपनी औलाद को इस तरह पालो जैसे वो गुलाम हो। उसकी गलतियां बताओ, उसको उसकी सजा बताओ और उसकी जजा भी बताओ। फिर अगले 7 साल उसको ऐसे पालो जैसे कोई दोस्त होता है। उसकी जिंदगी और अपनी जिंदगी के बारे में मशवरे उससे लो। और जब 21 साल का हो जाए ना, फिर उसके लिए दुआ करो। तो हमारा पूरा इंटायरली ऑपोजिट था। हमने पहले 7 साल बच्चों को टोकना, आंटी से जाके गले मिलो, अंकल को सलाम करो, और वो बच्चा वही करता रहता। और वो बाद में इतना रिजेंट करता उस चीज़ को कि ना उसको आंटी अच्छी लगती है, ना वो अंकल अच्छा लगता है।
फिर अगले 7 साल हम नखरे उठाते हैं जबकि उनको सिखाना था, और उसके अगले 7 साल हम कभी बाप होना जताते हैं, कभी जो हम लोगों ने उन पे खर्चे किए हैं वो जताते हैं। तो हम लोगों ने तो तबाह कर दिए। दिस इज़ हाउ वी। अगर हमें ये बातें बचपन से कोई बता देता तो ना हमारे वालिदैन को इतनी तकलीफ होती और ना हम जब बाप बने ना हमें ये दुश्वारियों का सामना करना पड़ता। तो बाप एक एक पिलर है घर का, जिसने तमाम चीज़ें देख के चलानी है। हाँ। देख के और संभल के, और हर वक्त के मौसम का लिहाज करना है। तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और एक बहुत बड़ी खुशनसीबी है। और एक बाप अपनी औलाद को अगर ये दे जाए ना एक अच्छा नाम, कि वो बच्चे बाहर जाएं तो कोई उसके बाप को गाली ना दे, कोई उसके बारे में बुरा ना से। अभी हम लोग ऊपर बैठे थे, बात हो रही थी ना, फैसल से ही बात हो रही थी, तो अपने बाप के बारे में बता रहा था। तो मैं सब बापों को यही कहूँगा कि अभी तो हमें पता नहीं लगता जब हमारे बच्चे छोटे होते हैं, तो ऐसी कोई चीज़ें ना करें जिससे आपके बच्चों को जब आप जवान हों, जब आप बूढ़े हों, तो उनको शर्मिंदगी का सामना न करना पड़े। क्योंकि ये बहुत बड़ा एक तोहफ़ा है, और ये वाहिद तोहफ़ा है जब आप अपनी औलाद को दे सकते हैं। जब वो बाहर जाएँ तो अपने बाप के बारे में फ़ख्र से सर उठा के, आँखें मिला के बात कर सकें। आपने एक बहुत अच्छी बात, जिससे आपने शुरू की ये सारी बात, कि आपने अपना बचपन को खो दिया, ठीक है ना, आपने अपनी जवानी खो दी, और ये मेजॉरिटी मर्द हजरात के साथ ये होता है। रीज़न क्या है इस चीज़ का? देखिए, एक तो ईगो, सब झगड़े अना के होते हैं। लोग कब कहाँ किसी के होते हैं, क्यों लगाते हैं आरज़ुए मन उनसे जो खुद से बेवफ़ा जुदा होते हैं। हम समझते हैं बाप इसलिए बना ताकि वो बाकियों को ठीक करें। भाई, बाप बनने के लिए तो पहले खुद ठीक हो ना। तो बताया नहीं गया, किसी ने समझाया नहीं कि हमने औरत से बात कैसे करनी है, हमने बच्चे कैसे रेज़ करने हैं। बच्चों के लिए तो हमने सारी एक्सपेरिमेंट्स, मेरी सारी गलतियाँ मैंने अपने बड़े बेटे के साथ की। अल्लाह का शुक्र ये हुआ कि मुझे हर डेकेड में एक बच्चा मिल गया। तो मेरा सबसे बड़ा बेटा 29 साल का, मेरी सबसे छोटी बेटी 10 साल की है। अरे माशा, और मैंने कोशिश ये की कि मैं उसके साथ गलतियाँ कम से कम कर सकूँ। तो मेरी औलाद ने ही मुझे सिखाया कि मैंने उनके साथ क्या गलतियाँ की, और उन्होंने ही मुझे सिखाया। मैं जो मेरी 10 साल की बेटी, मैंने 4 साल पहले उसको स्कूल से निकाल दी। फिर मैंने देखा कि ये इंस्टीट्यूट ही हमारे बच्चों को इंस्टीट्यूशनलाइज़ करते हैं, कंडीशनिंग जो है एक किस्म की। कंडीशनिंग जो होती है। तो हमने एक तो रिकंडीशन करना है और फिर प्री कंडीशन करना है। प्री कंडीशन से क्या मतलब? प्री कंडीशन करना है, तैयार करना है ना। एक तो रिकंडीशन हुआ, उसके बाद प्री कंडीशन करें ताकि तैयार हो, सो दे कैन फेस व्हाट्स कमिंग टू देम। वी हम तो वी बिकम रिएक्टिव पर्सनैलिटीज़। हम लोग किसी भी चीज़, वी डोंट एक्ट ऑन एनीथिंग, वी रिएक्ट एंड वी वेट टिल द रिएक्शन, एंड व्हेन द रिएक्शन कम्स, इट्स फार टू लेट। हाँ। तो हम लोग रिएक्ट कर रहे हैं एक्ट करने की वजह से। तो हम लोगों को अब एक्टिव पर्सनैलिटीज़ होनी है ताकि, और अगर गलती कर जाए ना, तो प्लीज़ अपनी औलाद के आगे, अपने माँ-बाप के आगे, अपनी बेगम के आगे, जो आपके करीब हैं, उनसे फ़ौरन माफ़ी माँग लें और ठीक हो जाएँ। क्योंकि उनसे क्या शर्म है? बिल्कुल, वो क्या, हम लोगों को ये होता है ना, मैं बाप हूँ, मैं क्यों जाऊँ जाके माफ़ी माँगने? ऐसे ही। तो उससे सिर्फ़ ये होता है कि आपकी अना आपके बच्चों में ट्रांसफ़र हो जाती है, और फिर वो कहानी चल नहीं सकती। और वो छोटा वक़्त भी होता है, लेकिन वो घाव बहुत गहरा होता है, और वो सारी उम्र वो ज़ख्म बच्चे अपने साथ लेके चलते हैं, और फिर वही ज़ख्म अपने बच्चों को देते हैं। सो ट्रॉमा ट्रांसफर। ऑफ़ कोर्स इट इज़ ट्रॉमा। मर्द बहुत सारे किरदार निभाता है, बाप, बेटा, और शायद ये खास तौर पे मेरा तुमसे सवाल है क्योंकि आप एक बहुत अच्छे मिमिक आर्टिस्ट भी हैं, ठीक है ना? सबसे हसास मर्द कौन से किरदार को लेके होता है? सर, पहली बात तो ये कि मैं आपका बड़ा मशहूर हूँ कि आपने आज परिज़ात के ड्राइंग रूम में हमें मदऊ किया। ये कालीन देख के मुझे बहुत खुशी हुई। आपको ये आपको वापसी भी मिल जाएगा, बहुत जो शुक्रिया, भाड़े पे लिया है हमने। बहुत शुक्रिया। आपने बाप का ज़िक्र किया तो मैं यहाँ ये बताना मुनासिब समझता हूँ कि आपको आज बाबा कौम के लिबास में देख के, ठीक। उन वाले जूतों में देख के, हाँ। वो अलग बात है ट्राउज़र आपने डॉक्टर ज़ाकिर का पहना हुआ है, वो दैट इज़ सेपरेट थिंग। लेकिन मैं आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ। आपने ये बहुत ज़बरदस्त इनिशिएटिव उठाया है कि आपने मुआशरे को कहा कि
जैसे किबला ने गुफ्तगू का आगाज किया मर्दाना कमजोरी से, तो आप लोगों ने पता नहीं क्या क्या सुना, मैंने तो वही सुना था पहले। लेकिन आपने आज दुनिया को ये पैगाम दिया है कि पाकिस्तान में मर्द सांडे के तेल, गोली, हाँ कमजोरी, वॉल चौकिंग, इश्तिहारात, हाँ इनसे आगे भी रहता है। हाँ यानी सिर्फ हकीमों तक ही मर्दाना मसाइल महदूद नहीं है। मर्द के जज्बात होते हैं, मर्द के एहसासात होते हैं, जैसे आपने कहा। और मैं कहता हूँ तकलीफ भी होती है मर्द को। अगर मर्द के सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे चुंडी मारी जाए, 3 दिन सहलाता रहता है अपने आप को, वो बाज नहीं आ सकता। ये एक ऐसा मुद्दा है कि मेरे ख्याल में इस पे आप खराज तहसीन के मुस्तहिक हैं। और मैं मेहरबानी आपके यहाँ बहुत मेहरबानी मशकूर हूँ आपको, मेहरबानी कि आपने आपको। ये मुद्दा चला। हसासियत की आपने बात की। हसास तो भाई मर्द हसास नहीं होता तो वो वट्टा होता है। हाँ पत्थर में और मर्द में यही फर्क है कि लेकिन मर्द अब हसास। अब ऐसे ही समझा जाता है मर्द को कि वो वट्टा है। हाँ, तो वट्टा ही हम ये चाहते हैं कि मर्द ना हो घर में पले, घर में वट्टा पले। हाँ। कोई मर जाए उसको रोना नहीं आ रहा है, ऐसे पत्थर का पत्थर बैठा हुआ है। कोई घर में बीमार हो जाए उसको कुछ नहीं होना। घर में कोई मेहमान आए जाए, रिश्ता हो जाए, तलाके हो जाए, कुछ हो जाए, वो मर्द पत्थर का पत्थर, वट्टा का वट्टा। क्यों भाई? वो भी एक एहसास है, एहसास रखता है, जीता जागता, वट्टा नहीं है वो। ये अनफॉर्चुनेटली इस मुआशरे की साइकी है, आज से नहीं हजारों साल से है। दिस इज हाउ हिस्ट्री भी इस बात की तरफ इशारा करती है कि हम बच्चे ऐसे ही पलते बढ़ते रहे हैं। और जो शायद पिछले ज़माने में वो ज़माने के साथ चलते हों, वो ठीक है, उस वक़्त शायद स्टैंडर्ड होता हो। अब ज़माना बदल गया है, तो बच्चों की तरबियत भी थोड़ी बदलनी पड़ेगी। मर्दों को भी अपनी तरबियत का कोई वक़्त नहीं होता। आप 50 साल, 70 साल, 80 साल, जिस उम्र में चाहें अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं। आपका सॉफ्टवेयर हर तरह का उपलब्ध है मार्केट में, तो अपग्रेड करना चाहिए आपको अपने आप। मसला ये है कि ये जो अभी YBQ ने बात की ना कि भाई मर्द कहता है कि जी मैं तो माफ़ी नहीं माँगूँगा, मैं माफ़ी तो ये जो गंडासे वाली सोच है, सुल्तान रहियत जो है हमारे अंदर, ये इस वजह से जो है ना मर्द को हम समझते हैं कि यार ये तो मर्द है, इसको ना दर्द होगा ना ये कुछ, ये तो मतलब ईज़ी फील है। अलबत्ता कुछ किरदार ऐसे हैं कि जहाँ पे अगर मर्द हसास ज़्यादा हो जाए, तो वो काउंटर प्रोडक्टिव हो जाते हैं। मसलन माल का जाना, एक ऐसी चीज़ है मर्द ही डील करता है ना मुआशरे में माल से। आना-जाना ये माल का चलता रहता है। पैसे आ गए, आपने पागलों की तरह शादियों में वेलें फेंकनी शुरू कर दी। हसासियत है ना ये, आप यू कांट डाइजेस्ट दी कंजम्पशन कि जी इतना पैसा आ रहा है, ऐसा करना क्या? पैसा जा रहा है, आप भां-भां करते जो है वो दुनिया के सामने, रिश्तेदारों के सामने मुँह खोल के बैठना शुरू हो जाए। ये चीज़ें ये हसासियत में शुमार होती हैं। ये कंट्रोल, ये कंपोज़र, ये तरबियत से आएगा। मुआशरे ने नहीं दी, स्कूल ने नहीं दी, निज़ाम ने नहीं दी। लेकिन यार ये दौर ऐसा है कि जिसमें तरबियत के लिए किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं, इन्फॉर्मेशन खुद आपके पास आ रही है। ये डिजिटलाइज़ेशन का दौर है। पागल बनना है, आपने सियासी जिंगलाला हू बनना है, टिकटॉक पे एक से एक कंटेंट मौजूद है, ट्विटर बेहतरीन। पे एक से एक बंदा मौजूद है जो आपके जज़्बात को ऐसे भड़का देगा कि आप कहेंगे कि हाँ खत्म कर दूँ अपने आप। हाँ आपने इंसान का बच्चा बनना है, एक से एक आदमी मौजूद है जो कि सेंस की, अकल की बात कर रहा है, आप तक पहुँचा रहा है, कम्युनिकेट कर रहा है, यहाँ भी बाहर भी। ये पूरी दुनिया का मसला है इस वक़्त। तो इन चीज़ों को समझने के लिए मेरे ख़्याल में पहली चीज़ ये है कि हम अपने आप को इस दौर के हिसाब से तैयार करें। और उसमें सबसे बुनियादी चीज़ मुझे लगता है टाइप ऑफ कंटेंट कंज़म्पशन है। मैं खुद सोशल मीडिया का आदमी हूँ, मैं तो हर चीज़ को उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखता हूँ। बहुत अच्छी बात की आपने। आप जिस टाइप का कंटेंट कंज़्यूम करेंगे, आप टॉक्सिक ड्रामे देखेंगे, आप ना भी चाहें, आपके अंदर वो चीज़ रिफ्लेक्ट होनी शुरू हो जाएगी। 100% Precondition. 100% प्रीकंडीशन। मैं गलत कह रहा हूँ? हाँ बिल्कुल सही कह रही। ये आप ये जिंगलाला हू किस्म का कंटेंट देखना जो आप ना भी चाहें, हाँ आपके अंदर वो इस एपिसोड का नाम है जिंगल आला हूँ। आ जाएगा आपके अंदर। आप रोक नहीं सकते उसको। नहीं नहीं 100% 100% सही बात। कालीन की बात मैं कर रहा था। डिज़ाइन बहुत अच्छा है इसका। मशीन मेड है, ऊपर से देख के लग रहा था कि हैंडमेड। तो मैं उस तरफ आना चाहूँगा। ये बहुत अच्छी चीज़ वाह 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 जी, प्रोडक्शन को इस चीज के लिए तालियां प्रोडक्शन के लिए। बहुत दीगर मैंने देखा आपने किताबों के साथ बोतलें भी रखी हुई है। जी 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 ये मैं समझता हूँ कि जो आपने फ्यूजन दिया है, जी। तो ये मिसमैच है। एक तरफ आपके सर में दर्द हो रहा है, दूसरी तरफ किताब खोल के बैठे हो ही नहीं सकता। हाँ चाहेगा आप यहाँ पे अगर कॉफी लेकिन मेकर यहाँ भी हमने ऑप्शन दी हुई है, टाइप ऑफ कंटेंट जो मर्जी कंज्यूम करें। अच्छा तो मुझे फिर बात बताएं, जो आप कह रहे हैं कि आपने जिम्मेदारियों के हवाले से बात की, आपने कंटेंट के हवाले से बात की, ठीक है ना, कंडीशनिंग, प्री कंडीशनिंग, इन सारी चीज़ों के हवाले से। सो इस सारी चीज़ों के अंदर, जिसके अंदर एक और भी चीज़ है कि मर्द के साथ एक बहुत स्टिंजी किस्म का टैबू भी अटैच्ड है, ठीक है ना, जो आपने भी बात की कि जी वट्टा है, ठीक है ना, मर्द तो वट्टा है, कि उसको किसी चीज़ का डर भी होता।
तो ये सारी चीजें आसान कैसे बनाएं मर्द के लिए अब, जिसके अंदर एक सबसे बड़ा मसला ये है कि इतने सालों की एक प्री कंडीशनिंग चलती आ रही है, ठीक है ना, जिसको बदलना ओवरनाइट तो है नहीं, ठीक है। सो जो छोटे छोटे बेबी स्टेप्स हैं वो क्या हो सकते हैं कि यार मर्द के बारे में कम से कम एक एहसास रखा जाए, ठीक है ना, उसको हर जगह सिर्फ एक लान तान का ही एक एक आई मीन पोस्टर बॉय ना बना दिया जाए कि बस ये जहां लान तान करनी है वहां पे मर्द जैसे मैं कैरेक्टर को खड़ा कर दो और दे मार 4.5 बस उसकी आई मीन उतार दो सब कुछ, ठीक है ना। आसान कैसे बनाया जाए? आसान आप क्यों बनाना चाहते हैं? आसान चीज की कोई वैल्यू है? आसान क्यों है? देखिए, और आसान आप किस तरह, अपने लिए किस तरह आप आसान, अब एक तो सबसे पहले कम्युनिकेशन इज द मेन प्रॉब्लम। हम्म वी आर नॉट कम्युनिकेटिंग विद आवरसेल्व्स, हम खुद से भी कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे, और जो खुद से नहीं कर पा रहे तो जो लोगों से दोहरा रहे हैं, तो वो बिल्कुल एक अजीब सी चीज जा रही है। हम्म और तो मेन चीज जो इसमें यही है, वो सबसे पहले अगर आप अना निकाल दें एक इंसान के अंदर से, तो सिर्फ प्यार रह जाता है पीछे। और आप देखें सही, वो कम्युनिकेट आप अपने आप से तो करें, हम लोगों को जब खुद पे यकीन नहीं तो दूसरे पे क्या यकीन करेंगे? जब खुद पे भरोसा नहीं तो औलाद पे क्या भरोसा करेंगे? हम्म तो सबसे पहले तो हम अपने आप को, जो मैंने प्री कहा था, हम इस स्टेज पे आ गए, हमें अपने आप को रिकंडीशन करना है। पहले री तो करें। उसके लिए कि सबसे पहले एक्सेप्ट करना है। हमें बचपन से बताया गया था, हमें हम जो ना एक पूरी दुनिया, सिर्फ ये पाकिस्तान की मैं बात नहीं कर रहा, वी बीन रेज्ड इन थ्री थिंग्स। वी बीन रेज्ड इन फियर। इफ यू रेज्ड इन फियर यू फील इन्फीरियर। वी रेज्ड इन गिल्ट एंड वी रेज्ड इन ग्रीड। किसी इंसान में ये तीन चीजें डाल दो, उसे जो मर्जी कराना है वो कर दो, वो कर देगा। तो सबसे पहले हम कबूल करेंगे, हम और हम लोग बहुत आसान है, इट इज़ वेरी इजी। जी, मेरे वालिदैन ने मेरे साथ ये किया, इस वजह से मैं ये हूँ। ये वो लोग हैं जो समझ रहे हैं अपने आप को, ये समझने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब कुछ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज खुद पे भी लेना। हो गया आपके साथ, ये होना था। साहब इसके इसके ना बरक्स एक एक बड़ी दलील आती है कि जी मैं तो एक सर्टेन एज का हो गया हूँ, तो अब मैं अपनी आदत को, जो आपने चेंज की बात की कि स्पेशली जो ओल्ड एज मैन हैं ख़ास तौर पे, वो इतने रिजिड हो चुके होते हैं, उनकी इतनी कंडीशनिंग हो चुकी होती है कि कहते हैं कि भाई मैं 40 या 50-60 के बाद तो मैं बदल ही नहीं सकता, मैं यही हूँ, देखिए, एक्सेप्ट मी द वे आई एम। ये सारे सहारे हैं, ये सारे खुद से झूठ बोलना है। जो चीज़ आप नहीं करना चाहते उसके लिए आपके पास 100 बहाने होंगे, और जिसे आप करना चाहते हैं, देखिए मैं सुबह उठता हूँ और सबसे पहले बीवी को देखता हूँ, वो साथ होती है। मेरा लहजा, मेरी निगाह, मेरा प्यार मुख्तलिफ होता है। मैं फ़ौरन जाता हूँ साथ वाले कमरे में, मेरी बेटियाँ होती हैं। मेरा प्यार बदल जाता है, मेरी टच बदल जाती है, और फ़ौरन मेरे पेरेंट्स आ जाते हैं, तो मेरे तो कंधे और मेरी ज़बान तक बदल जाती है। तो कॉन्स्टेंटली आई एम प्लेइंग डिफरेंट कैरेक्टर्स, यप मुख्तलिफ कैरेक्टर्स प्ले करूँ। अब हाउ डू आई सक्सीड? हाउ डू आई सक्सीड इन अ कैरेक्टर दैट आई एम प्लेइंग? आई हैव टू बिलीव इन इट। If I believe in the character, then only I will be able to perform well. And if I perform well, then only people will accept me as a husband, as a father, as a son, as a friend, as a businessman, as an owner. वो सारी चीजें आती हैं. So we have to believe in the character that we are playing. उसके लिए हम लोगों को बहुत ही ज़बरदस्त एक्सरसाइजेस दी हुई हैं। हम वो एक्सरसाइज हमें एज ए रिचुअल बताई गई हैं, हमें एक्सरसाइज ज़िंदगी को संवारने के लिए बताई गई। तो एक्ट हमने करना है, तो उसके लिए क्या है, हम एक्टर्स के लिए क्या है, हमें कॉल टाइम मिलता है, हमें स्क्रिप्ट मिलती है, हमें डायरेक्शन मिलती है, हमें कॉस्ट्यूम मिलते हैं, हमें कोरियोग्राफी मिलती है, हमें 5 टाइम रिहर्सल मिलते हैं। वी हैव टू परफॉर्म इन फ्रंट ऑफ एन ऑडियंस वी कैन नॉट सी, एंड वी हैव टू कीप आवर आईज एंड ईयर्स ओपन, व्हिच मीन्स कि वी हैव टू बी अवेयर ऑफ द सराउंडिंग एंड नॉट बी अफेक्टेड बाय इट। तो ये हमें 5 टाइम नमाज दी हुई है, अगर हम लोग इस नमाज में पूरी एक्टिंग कर लें, तो हम अपनी वही किरदार अपनी ज़िंदगियों में ले आएँ, तो हमें कोई प्रॉब्लम ही ना हो। हमें तो हर चीज़ एज़ अ रिचुअल बताई, एज़ अ ज़बरदस्ती बताई, एज़ ग्रीड बताई। आप ये करेंगे तो आपको ये मिलेगा। आप अगर ये कर लें तो आपकी ज़िंदगी सँवर जाएगी। इट इज़ नॉट दैट डिफ़िकल्ट।
The only thing is you have to put the ego aside, और जो पुरानी गलतियां हैं वो पुरानी गलतियां मान लें। अगर मैं सबसे पहले बोलूँ भाई मुझसे झूठ किसने बोला, भाई अब हमारे तो बाबा अजदाद ने झूठ बोला। क्या झूठ बोला? बहू आ जाएगा। अब एक बहू आ जाएगा, हम छोटे से थे, हमारी जान निकल गई, हम इतनी सफेद दाढ़ी हुई, अभी तक बहू तो आया नहीं, जान निकल गई। एक झूठ था। अगर आप किसी को भी बोलेंगे भाई आपने हमसे क्यों झूठ बोला बड़े को, बोले हमने झूठ थोड़ी बोला था, ये तो सब इसी तरह करते थे, तो सब झूठे थे? हाँ सब झूठे थे। अगर आपने कह दिया तो समझे आपने अपने पुराने सारे दस्तूरों को, अपने सारे रिवाजों को सबके ऊपर कर दिया। और हमें करना चाहिए वो, not in a way that it offends our elders, but in a way that we accept that we do not make those mistakes again. हाँ, और जब तक आपके पास सांस है तब तक आपके पास माफी है, तब तक आप समझ सकते हैं। और ये कोई कह देना कि 40 साल बाद इंसान बदल नहीं सकता, ये तो उन लोगों के लिए जिन्होंने हार पहले से मान ली। शफात, मर्द के तुक और उसकी प्रॉब्लम्स इतनी वायरल क्यों नहीं होती? हाय 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 क्या बात कर दी, क्या सवाल की, वाह 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 वाह, मैंने कहा क्या बात। पैंट और कोट का सर। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। यकीन करे मेरे पास खुले ही मैं विले करा था इस सवाल में। मैं चवनिया निकाल के मिलेगा। वाह भाई वाह, बहुत उम्दा। भाई मर्द की प्रॉब्लम क्यों वायरल नहीं होती? किसने कहा आपसे? नजर तो मर्द नहीं की आती। प्रॉब्लम हाँ, अगर सियासी हो बहुत वायरल होती है, बहुत वायरल। मर्द के खानदानी प्रॉब्लम, वो मसला है कि वो डिवीजन हमने किसी और को दिया हुआ है। एक बात में बताए, बड़ी अजीब सी बात है। मेरे एक तारीख का एक छोटा सा स्टूडेंट हूँ, बेरली स्टूडेंट, एक होता है ना बेरली मुस्लिम, बेरली स्टूडेंट हूँ। इस खित्ते का एक बड़ा अजीबो गरीब कल्चर है और एक बहुत ही अजीबो गरीब यहाँ पे एक क्लास सिस्टम है। वो ये है कि हर इंसान अगर लैंड ओनर है, लैंड लॉर्ड है, तो वो इज्जतदार है। और अगर वो हुनरमंद है, प्रोफेशनल है, तो वो गाली है। तेली, भंगी, कमाए, जुलाए, मिरासी, ये प्रोफेशंस है। ये सब इस मुआशरे में अब से कुछ अरसे पहले तक गालियां तस्वर किए जाते थे। जो इज्जतदार लोग कौन है? इज्जतदार लोग वो हैं कि जो लैंड ओनर्स हैं, और आज तक वही है। हर इंसान, यहां मर्द स्पेशली, ऑटोमेटिकली सबकॉन्शियसली इस कैरेक्टर के अंदर ढला हुआ है। वो इस कैरेक्टर से बाहर नहीं आना चाहता। उसकी सारी जिंदगी की रेस ये है कि मुझे इज्जतदारों में शुमार होना है। तो अच्छी बात है, करें, बिल्कुल करें। हर एक मसला ये है कि इस इज्जत की रेस में लोग अपने उस कैरेक्टर में से निकल जाते हैं जो कैरेक्टर उनके डीएनए ने उनको दिया हुआ है। और वो कैरेक्टर है कि भाईजान आपके पास एक औलाद है, एक फैमिली है। जब आप गारों में रहते थे, शिकार करके लाते थे, तो इन्हीं के साथ बांटते थे। ठीक है। और ये इस तरीके बात कल को कोई आपका बीमार होता था तो यही उसकी रखवाली करते थे। और आप उस कैरेक्टर में से निकल के किसी और दौड़ में चलना शुरू हो गए। कहीं और आपने अपने आप को उन चीज़ों को वैल्यू देनी शुरू कर दी जिनकी फिजिकल हैसियत नहीं है, और उन चीज़ों को ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करना शुरू कर दिया जो फिजिकली आपके सामने मौजूद है। लिहाजा अब जब भी मर्द के प्रॉब्लम्स की बात होगी तो ऑटोमेटिकली सुनने वाला ये समझना शुरू कर देगा कि या ये पैसे का मसला है, या जायदाद का मसला है, या कोई केस हुआ हुआ है, या कोई कत्ल वत्ल हो गया, कोई औखा काम हो गया। ख़वातीन के मसाइल की बात होगी तो ख़वातीन के मसाइल होंगे, ख़ानदान में कोई ऊंच नीच होगी। तेने मैंने इंज नहीं किया, उन्होंने मैंने इंज नहीं किया, उसने मुझे ऐसे टेढ़ा करके देखा, उन्होंने मुझे इज्जत नहीं दी, फलाना ढिमकाना, वो हमारे घर नहीं आए, हम उनके घर नहीं जाएंगे, शादी पे खाली हाथ आ गए। ऑटोमेटिकली हमने अपने आप को, दुनिया बदल चुकी है, प्रॉब्लम ये हो गया है। तो ये ऑटोमेटिकली चीज़ें बदल जाएंगी कि जब हम एक रोल जो कि हमने मर्द को बिला वजह असाइन कर दिया वो शेयर करेंगे। यानी फाइनेंस जो है उसका लोड जो है वो मर्द और औरत बराबर बराबर उठाना शुरू कर दें। कितनी अजीब बात हो जाएगी, वो घर कितना अजीबो गरीब हो जाएगा। और हैं ऐसे बहुत सारे घर हैं, खासतौर पे जब से ये मार्केट प्लेसेस का कॉन्सेप्ट शुरू हुआ है, बहुत सारी खवातीन ने घर बैठ के पैसे कमाने शुरू कर दिए। उन घरों का माहौल ही हो रहा है। चैलेंजेस डिफरेंट है, लेकिन वहां ये वाली बहसें नहीं है जो रवायती घरानों के अंदर। ट्रू, वेरी ट्रू। तो जब थोड़ा सा हम जमाने के साथ अपने आप को अडॉप्ट करेंगे या अडेप्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली चीज़ें चेंज होना शुरू हो जाएंगी। मैं एक चीज़ भाभी ने भी जो कही कि हमें एक स्क्रिप्ट मिला हुआ है, एक परफॉर्मर मिला हुआ है, हमने वो फॉलो कर रहा है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा बड़ी
अदब के साथ मैं इससे डिसएग्री करना चाहूँगा। मज़हब रिलैक्स करने वाली चीज़ नहीं है, मैं नहीं मानता कि मज़हब के अंदर आके आप रिलैक्स होते हैं, ना। मज़हब को परेशान करना चाहिए आपको। हाँ, ये मेरा भी कि मुझे मुँह देना है कल विद को। डिसरिस्पेक्ट, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। हाँ, कि मुझे कल को मुँह देना है, मुझे कल को मैं एफबीआर का खाता अगर खुल जाए मेरे ऊपर, मैं वो नहीं भुगता सकता, तो कल को खुदा का खाता खुल गया, हाँ, तो मैं क्या करूँगा? हाँ। मज़हब को तो परेशान करना चाहिए आपको, तो वो आपको थोड़ा-सा इंसान का बच्चा बना के रख सकता है, थोड़ा प्रेशर आपके ऊपर डाल सकता है। मज़हब का डिज़ाइन ये है कि वो सज़ा और जज़ा का कॉन्सेप्ट है, वो उसको ये लेके चलना है। अगर वो नहीं करता और आप मज़हबी तौर पे चिल हैं, इसका मतलब है आप अपने तकवा के मेयार से, अपने ईमान से मुतमईन हो गए, ये बहुत खतरनाक बात है। ओह! तो अगर आप एक परेशान आदमी हैं और आप एक परेशानी की कैफियत में मज़हब को सहारा लेते हैं, तो आप एक परेशान मज़हबी आदमी बन जाते हैं। आप एक बीमार ज़हन आदमी हैं, आप बीमार ज़हन लेके मज़हबी बन जाते हैं, तो आप एक मज़हबी बीमार ज़हन बन जाते हैं। ये और ज़्यादा खतरनाक चीज़ है। लेकिन अगर आप एक मुतमईन आदमी हैं, आपको आपकी ज़िंदगी में आपने अपनी तरफ से तवाज़ुन रखा हुआ है। तवाज़ुन तो कोई नहीं रख सकता, लेकिन आप सैटिस्फाइड हैं कि मैंने तवाज़ुन रखा है, और उस कंडीशन में आप जब अपने रब के हुज़ूर पेश होते हैं, या अपने आपको मज़हबी तौर पे एक्नॉलेज करते हैं, या मज़हब ने जो आपके ऊपर फ़राइज़ रखा, तो वो आपको एक सैटिस्फैक्शन देता है। मेरे ख़्याल में उसको देनी चाहिए। ये उसका डिज़ाइन है हुँ, हुँ। कि यहाँ इक्विलिब्रियम रखोगे, तो फिर उसके बाद आओगे तो फिर ठीक हो जाएगा मामला। और फिर मज़हब आपको वो स्पिरिचुअल ताकत देता है जिसके लिए वो डिज़ाइन किया गया है, जिसके लिए उसको बनाया गया है। वो पूरा सिस्टम है। यहाँ पे थोड़ी-सी एक डिसएग्रीमेंट हो जाती है कि लोग जो हैं वो ये समझना शुरू कर देते हैं कि परेशानी किसी भी नौइयत की है, आपने अपने बड़े बेटे को ऐसा झटका है कि उसकी जो है ना वो कॉलर उठा के स्कूल जा रहा है, क्योंकि यहाँ गर्दन पे ना चप्पल का निशान आया हुआ है। हाँ, लेकिन उसके बाद आप नमाज में ऐसे गिड़गिड़ा के दुआ मांग रहे हैं, तो आप ठीक है शायद वक्ती तौर पे सहमत हो जाए अपने दुआ के साथ और अपने मामलात के साथ, लेकिन आप ये ज़हन में रखिए कि जो आपने अपने बच्चे के साथ हरकत की है, ये आपकी बीमार ज़हनियत को की अक्कास है। पहले उसको सॉर्ट आउट करें। मज़हब उसमें शायद आपकी हेल्प कर सके, शायद ना कर सके। पहले अपने आप को सॉर्ट आउट करना, और ये तरबियत इंसान को उन लोगों से लेनी चाहिए जो उसके मद्दे मुकाबिल ना हो। जो आप इंस्पिरेशन अपने पीयर्स से लेते हैं ना, तो फिर आप एक रेस में लग जाते हैं। जब आप अपने हीरोज़ से लेते हैं, तो उनसे मुलाकात तो नहीं करनी चाहिए, लेकिन जब आप अपने हीरोज़ से इंस्पिरेशन ले रहे होते हैं, तो आप एक बैगेज अपने ऊपर ले लेते हैं। वो आपका कल्चरल बैगेज भी हो सकता है, वो आपका इंटेलेक्चुअल बैगेज भी हो सकता है, और फिर उसके बाद हर चीज़ आप उस ऐनक से, उस रंग में करते हैं कि जिस जो रंग आपके ऊपर। इस मुआशरे में एक और बड़ी मज़ेदार चीज़ आई है, और वो है गुरु और उस्ताद का तसव्वुर। हुँ। मेरा मुर्शिद, गुरु, उस्ताद, ये जो है ना, ये आपको एक रंग देते हैं, ये आपको एक अक्स देते हैं, और फिर आप हर चीज़ उस तरह से करना चाहते हैं कि जिस तरह से आपको इत्मीनान मिलता है कि यहाँ से मैं जब करूँगा तो मामला उसी तवाज़ुन में आ जाएगा, जिस तरह फलाने की, गुरु की, उस्ताद की, मुर्शिद की ज़िंदगी में आया था। इसका रंग, नस्ल, ज़ुबान से कोई ताल्लुक नहीं है। ये इस इलाके का कल्चरल एक फिनोमेना है, और लोग इसको फ़ॉलो करते आ रहे हैं, हज़ारों साल से करते आ रहे हैं। ये मेरे ख़्याल में कल्चरल चीज़ है, इसको हम साथ में अगर लेके चलेंगे, तो चीज़ें अलग रंग में नज़र आएँगी। और ये जो हमारे ऊपर, मर्द के ऊपर इस वक़्त मुआशरे में जो बैगेज है, जिस इस तरह से इस वक़्त वो जिस नज़र से देखा जाता है, शायद वो नज़र भी चेंज हो जाए। यानी कि जो आपने बात की, आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मज़हब की जहाँ आपने बात की ना, जहाँ हमें जिस तरह मज़हब इसीलिए बना ताकि परेशानियाँ दूर हों, ये नहीं कि परेशान हों आप। हमें मज़हब दिखाया इस तरह गया। मुझे तो हुज़ूर सल्लम का आखिरी खुतबा, छोटा-सा बच्चा था, मुझे ऐसे याद था, और उसमें एक सेंटेंस कि उसके बाद तो मुझे मुझे बहुत अजीब लगता था जब भी मेरे सामने रिलिजन का बॉक्स आता था। क्योंकि द प्रॉफिट सेड, आई डू नॉट ब्रिंग यू अ रिलिजन, आई ब्रिंग यू अ कंप्लीट वे ऑफ लाइफ। तो जब भी रिलिजन इस्लाम आता था, तो मैं तो कहता था मेरा रिलिजन कोई नहीं, मेरा तो दीन इस्लाम है। एंड रिलिजन इज देयर टू फ्री यू of all these other things that the culture and society and the environment actually puts on you. It frees you up. हम नमाज या कोई भी चीज़ जज़ा के लिए थोड़ी को पढ़नी चाहिए। हम, वही मैं कह रहा हूँ, हम उसको फ़ियर में, उसको गिल्ट में, उसको ग्रीड में पढ़ते हैं। जो आपने बोला कि बच्चे ने कोई चप्पल मारा और फ़ौरन मुसल्ले पे चले गए, तो हम लोग गिल्ट में पढ़ रहे हैं। इट्स नॉट सपोज्ड टू बी इन गिल्ट, इट्स सपोज्ड टू रिकॉग्नाइज़ योरसेल्फ। जब आप खड़े हैं, तो यू शुड बी इन कैरेक्टर, दैट यू आर परफॉर्मिंग इन फ्रंट ऑफ एन ऑडियंस that you cannot see, and you have to be aware of the surrounding and not be affected by it. You've been affected, agar aapne bacche ko mara hai, so you've been affected by the environment, and that's why you're reacting on that. You're not acting. So religion, I'm the follower
द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और मेरा फेथ है, मेरा बिलीफ नहीं है उन पे, मेरा फेथ है उन पे कि वो इंसान ऐसा इंसान था, वो खूबसूरत इंसान था, वो अपनी बीवियों से मजाक करता था, वो बच्चों के साथ खेलते थे, यू नो। और एट द सेम टाइम दिस मैन साइंड सुलह हुदैबिया अमंग्स ऑल केओस, सारी चीज़ें। उनके चचा का मर्डर हुआ, उनकी कोई मेल औलाद नहीं थी। आई मीन ही हैड सीन पता नहीं क्या-क्या चीज़ें, आई मीन वेरी टफ लाइफ दैट ही हैड, एंड विद दैट he still came out peaceful. He came out peaceful because he was aware at all times. He was aware of his being, and जो पूरी दुनिया में जो चीजें हो रही थी, he accepted that without ego. तो रिलीजन जो हुजूर सल्लम ने हमें बताया वो तो बहुत ही खूबसूरत था। इसका नक्शा बाकी लोगों ने जब खींचने शुरू किया, रिलीजन अगेन जस्ट लाइक पावर has been corrupted, and लोगों ने फिर उसको इस्तेमाल किया। आप देखते हैं आजकल कितने लोग हैं जो कि सिर्फ हमारे मुसलमानों में नहीं, ईसाइयों में भी, हिंदुओं में भी, यहूदियों में भी, हर जगह रिलीजन को और खुदा को एक्सप्लॉइट किया और मार्केट किया खुदा को इसी तरह से, गिफ्ट से, चीज़ों से, जन्नत से, औरतों से। इसी तरह हम लोगों ने खुदा का नाम इस्तेमाल किया ना, फियर गिल्ट के बीच में और ग्रीड में। अगर आप वो निकाल दें तो इतनी खूबसूरत चीज़ आई थी कि आपने कैसे, बेसिकली है क्या वही, अगर आप मुझसे सफाई निस्फ ईमान है, आधा ईमान ये हो गया, यानी कि आपकी बगल से बूंद आए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, और आपका चेक बाउंस ना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है आपसे। बाकी आप खुदा से जिस जबान में, जिस जायके में, जिस कल्चर में, जिस लिबास में बात करना चाहें, दैट बिटवीन यू एंड योर मेकर, व्हिच मीन दैट बिटवीन यू एंड योरसेल्फ। खुदा आपसे जुदा तो नहीं ना। तो हम लोग अगर उस बात को अगर समझ लें तो हमारा दीन मुकम्मल हो जाता है। तो हम जब उसमें आए हैं, जब, और हमने इस्लाम या कोई भी रिलीजन ईगो के लिहाज से कबूल किए और किसी लिहाज से नहीं, बिकॉज यू एंड एवरीवन's been told that your religion is superior to the other, your God is superior to the other. When you have a judgment like that, what will you follow? Agreed. Agreed. ये एक गुफ्तगू का बहुत अच्छी बात है कि आप दोनों डिसएग्री भी कर रहे हैं, एग्री भी कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात। ये अभी हमारे पिछले शो में भी हुआ, सॉरी मैं आपकी ज़रा बात को ओवरलैप कर रहा हूँ, लेकिन हमारे पिछले शो में भी हुआ, और यही मैं चीज़ बताना चाह रहा हूँ सबको कि डिसएग्रीमेंट हो सकता है। इट इज़ फाइन टू डिसएग्री विद एनीवन्स ओपिनियन, ठीक है ना? क्योंकि अब मैंने ये भी देखा कि हमारे अंदर वो बर्दाश्त खत्म हो गई है कि अगर आप मेरे ओपिनियन से डिसएग्री कर रहे हैं तो मैं उसको एज एन इंसल्ट लूंगा, ठीक है ना? कि रादर देन कि मैं सीखूं कि यार अच्छा अगले का क्या ओपिनियन है, मैं ज़रा सुनूं, हो सकता है वो काम की बात मुझे पता चल जाए, ठीक है ना? वो पेशेंस नहीं रहा मेरे ख्याल से अब हमारे में। बहुत वही बात आ जाती है अना की। अब देखो, हम लोग ज्यादातर जो सच्चे लोग होते हैं ना, उनके साथ ये प्रॉब्लम आती है, जो सच्चे होते हैं। इसने एक बात की, मैंने भी एक बात की। बात एक ही थी, दो रुख थे। तुम इस वक्त यहाँ बैठे हो, तुम कसम खा के कह सकते हो तुम्हारे सामने एक सफेद दाढ़ी वाला आदमी बैठा है, ये तुम्हारा सच है। और मैं कसम खा के कह सकता हूँ मेरे सामने सफेद दाढ़ी वाला आदमी नहीं बैठा। तो सच तुम भी बोल अगर मैं रहे काला हो, गोला हटाऊं तो मैं भी सफेद सच तुम भी बोल रहे हो, डब्बे पे सच लिखा मैं हुआ भी है बोल सर, रहा हूँ। डब्बे पे लिखा हुआ है, कुदरती सिया। ये तो सच तुम भी बोल रहे हो और सच मैं भी बोल रहा हूँ। लेकिन हक ये है कि तुम्हारा सच और तो हर का सच और सबका सच हक। हक मानने के लिए अना हटानी पड़ती है अनल हक हक। मंसूर ने अनल हक का नारा लगाया तो उनको पता तो खुदा का सच्चा आशिक है, टांग दिया। तो है अनल हक हक, पर कहनी न थी यार की महफिल से बाहर, यार की महफिल की बात। अभी इसने इतनी जो मैंने बात की थी, बज़ाहिर लगा इसने बिल्कुल उसके ऑपोजिट बात की। ये रिलीजन की आपने बात की, रिलीजन थोड़ी हाँ। कुछ सिखाते हैं। लेकिन जो मैंने बात की वही उसने भी वही बात की थी। एग्जैक्टली। हाँ झगड़ा वहां आ जाता जहां मैं बोलता तूने ये बात की कैसे। हाँ। मैंने इसकी पूरी बात सुनी, इसकी पूरी एक्सप्लेनेशन सुनी, और फिर मैंने अपने जहन पे तैयार किया कि हम लोग मुख्तलिफ बात नहीं करें, सेम बात करें, सिर्फ हम लोगों ने रास्ते मुख्तलिफ दी। देखिए रिफ्लेक्शंस मुख्तलिफ है। मैंने भी इसको भी बुरा नहीं लगा, जो इसने बोला मुझे भी बुरा नहीं लगा। लेकिन पहले एक बात आई, जब इसने पहले बोला ना मैं बहुत माजरत करने लगे, ये कहने क्या लगा दिए, कहने क्या इसे लगा होता दिए? है। मैंने क्या किया? और मैं उस वक्त यहाँ खड़ा होकर बोलता ये तो ब्लास्फेमिस्ट है।
वहां ओए होए। झगड़ा शुरू। और वो बात कहाँ आई कि मेरी बात को इसने इसने ना कैसे की, मैं तो सच कह रहा हूं, और मैं सच कह रहा था, लेकिन हक ये है कि उसका भी सच है और मेरा भी सच है। सुनेगा वो जिसकी आना दूर। अब इसके साथ एक सवाल आता है मेरे दिमाग में। मेंटल हेल्थ। नहीं 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 नहीं, सच के ऊपर, सच के ऊपर। ये शफात साहब आपसे सवाल, सर क्या सिटो सिटो। क्या मर्द सच बोलना चाहता है, या फिर बीवी से डरता या फिर सुकून में रहना चाहता है? है। हाँ, सच बोलने वाला नहीं होता। आय आय आय, ये जुमला फसाओ में ना बिखर, ये जुमला फसाओ में बिखर ये गया। बिक गया ये फसाओ में बिखर गया जुमला। टूर पीस नहीं, सोल्ड, नहीं, नहीं, टूर नहीं। पीस सोल्ड। इंसाफ नहीं हो पाया किबला, इंसाफ नहीं हो पाया। हर सच बोलने वाला नहीं होता, तो थोड़ा सा टाइट कॉन्स्टिपेटेड रहना चाहिए आप लोगों को सच के मामले में। हाँ, कहते किसी भी आर्गुमेंट की 3 साइड्स होती है, योर ट्रूथ, माय ट्रूथ एंड द ट्रूथ। एंड द ट्रुथ, या बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि लोग एक्सपेक्टेशन करते हैं, और मर्द जात जो है बेचारा, वो कॉर्पोरेट की दुनिया में तो इस बारे में बड़ा ज़लील होता है अगर सच बोल दे तो। कि सच बोलते हैं, हाँ, कह नहीं सकता, बड़ा ज़लील होता है। लेकिन अगर बोल दे तो फिर उसके बाद रह नहीं सकता। रह नहीं सकता, ये होता है। तो फिर सच के बारे में फिर क्या करे बंदा? मैंने फिर तो भाई? अभी तो बताया था, हाँ, है नल हक हक पर कहनी न थी, यार की महफिल से बाहर, यार की महफिल की बात। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि सच कहाँ बोलना है और कब बोलना है और किसके साथ बोलना है, और वो तुम्हारा सच बिलीव करेगा कि नहीं करेगा। अंडरस्टैंड दैट ऑल्सो, यू नो। ये देखो, बात सुनो, हमें जो है ना, ये बड़े झूठ जो है ना, ये बड़े झूठ होते हैं जो कि इंसान बोलता है तो कोई वही लाखों इंसानों की जानें बच जाए, फॉर एग्जाम्पल। और कुछ ऐसे छोटे झूठ होते हैं जिनसे हम बड़े झूठों की तरफ जाते हैं। छोटा, मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ कि जब हमें रियलाइज़ नहीं होता, मुझे किसी ने हम लोग कॉल की, भाई यूसुफ कहाँ पहुँचे? बस मैं 5 मिनट में पहुँच रहा हूँ। घर से निकले नहीं, 5 मिनट पहुँच रहा हूँ। मैंने भी इस तरह सारी उम्र करते रहे, तो एक दिन मैं रियलाइज़ किया कि मैंने बोला 5 मिनट में पहुँच रहा हूँ, और फिर मैं घर से नहीं निकला था, जल्दी-जल्दी, मूड ख़राब, तेज़ गाड़ी, 4 मोटरसाइकिल वालों को नीचे दिया, गालियाँ दी, वहाँ पहुँचे, और वहाँ जाके उस आदमी ने भी मुझे देख के बोला, यार कैसे आदमी, तूने 5 मिनट का बोला था, ये को वक़्त आने का, मैं आधे घंटे से बाहर खड़ा हूँ। तो शर्मिंदगी अलग। दूसरी तरफ मैंने सोचा, ये आदमी ना ताकत में, ना रुतबे में, ना किसी चीज़ में मुझसे ताकतवर, मुझे इससे डर क्यों लगा? तो हमारी नशोनुमाई ऐसी हुई है झूठ से, और अचानक ही बोल देते हैं, हम रियलाइज़ ही नहीं करते हैं। तो मैंने अचानक और ही फिर सच गलत भी नहीं बोले। समझते। तो मैंने उसकी जस्टिफिकेशन हमारे पास भी है, हर चीज़, हर झूठ की जस्टिफिकेशन है। तो मैंने अचानक ही सच बोल दिया, मैंने अभी तक निकला नहीं हूँ। बोले, अरे यार यूसुफ, वो एकदम नरम पड़ गया। जब वो नरम पड़ गया तो मैं एक स्टेप ऊपर आ गया। मैंने कहा, अगले 15 मिनट तक कोई निकलने का आसार भी नहीं नज़र आ रहे, और फिर ट्रैफिक के लिहाज से मैं आराम से गाड़ी चलाऊंगा रहूँगा। कहते हैं तो कोशिश कर ली जल्दी आ जाए। तो मैंने एक सच बोला और मैं दिलेर हो गया। तो हमें अपने साथ ये छोटे झूठों पे प्रैक्टिस करेंगे तो हम बड़े झूठों को काबू कर पाएंगे। आप तो ये छोटे सिंपल ये नहीं कह सकते कि वो तो सिर्फ मेरी एक कॉलीग है। हाँ, जो आपका चल रहा है, आप खुलेआम बताएं। हम तो बताएं, जब साथ में काम यूसुफ करते हैं, साहब बताएं। बस आप फड़े ना पहले ही दिन जाएंगे। कह दे कि यार मिली थी, बातचीत हुई, नंबर एक्सचेंज हुई, ये देखो भाई कैसी। उसके बाद जो आपके साथ होगा उसकी मैं जिम्मेदारी नहीं लेता। हाँ, ये हो सकता है टूटी हुई स्क्रीन वाला फोन चला रहे हो अगले दिन आप। बिल्कुल, या फिर मैं पटिया लगी हूँ, बस बस या फड़े ना वैसे जाना, या फिर हाँ हाँ, बस फड़े ना ज़्यादा भी जाना। सही। यार देखिए, इस दौरे हाजिर में फड़े न जाना मुमकिन नहीं है। ये मुमकिन नहीं है दौरा। हर बंदी के हाथ में इंस्टाग्राम है, और वो लोकेशन डाल रही है, उसमें ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, आप नहीं भी है कहीं पे, आप पीछे से गुजर रहे हैं, आपकी लोकेशन अगले को मालूम हो चुकी है। तुम तो मुझे कह रहे थे कि तुम सो रहे हो, तो तुम तो ये वहां पे जो है वो अमेरिका में वो फलान मकाम पे तुम मतलब जी 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 जी। जहाज में थे, फ्लाइट में। तो यानी कि शफात साहब मुझे बात बताएं कि ये आप छोटे झूठ हैं। नहीं बोलने चाहिए, मैं बिल्कुल ये सहमत सच बिल्कुल नहीं हूँ बात आपसे। बोलना है। चाहिए। पहले बिल्कुल दिन ही कह दो। हाँ, पहले दिन बता दो, पहले बिल्कुल कॉलीग नहीं है। हाँ, है कुछ ऐसी बात के चुप हो, वरना क्या बात कर नहीं आती, कैसे गालिब में ऐसी तो बात। वाह वाह वाह। तो यानी कि आदमी के लिए कितना मुश्किल है अपने लिए फैसला लेना कोई। आदमी लेता ही नहीं अपने लिए फैसला। अरे अरे आदमी कभी अपने लिए फैसला नहीं लेता। आदमी छोटा होता है तो अम्मा अब्बा उसके फैसला लेते हैं, ज़्यादातर अम्मा ले ली होती है, अब्बा तो होता नहीं घर पे, क्योंकि अब्बा तो शॉप पे होते हैं। शॉप पे वो उस वक्त जाते हैं जब हमारे स्कूल से आने का टाइम होता है, आते उस वक्त हैं जब बच्चे सो चुके होते हैं। बड़ा होता है तो स्कूल कॉलेज का फैसला अब्बा लेते हैं। नौकरी
करके निकलता ही है, गोरे का बच्चा दुनिया घूम रहा है। हमारे ऊपर अब्बा का प्रेशर कि गाड़ी किस्तों पे लो हाँ। और वलीमे के पैसे जमा करो। अब भला बताओ 26 साल का लड़का 5 लाख रुपए का वलीमा दे रहा है, रैंडम एवरेज की बात कर रहा हूँ मैं, बहुत ये नॉर्मल 150 बंदों का वलीमा है, 5 लाख रुपए का वलीमा दे रहा है वो। कहाँ से कमाएगा वो, कैसे करेगा वो, कुछ दुनिया में जानता ही नहीं है। फिर शादी हो गई, अब सारे फैसले जो हैं वो बेगम ले रही है, तो बच्चे तो फैसला हो ही नहीं रहा भाई मर्द जात का। फिर थोड़ा सा जरा बड़ा हुआ, जरा शादी में जरा वो बच्चे छोटे हैं, जरा घूमे फिरे, फाइनेंशियल हालात अच्छे हुए, तो अचानक पता चला कि जी बच्चे ज्यादा होने शुरू हो गए, बच्चे आ गए, और अब उसके बाद सारे फैसले बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से लें, तो अब मर्द अपने लिए फैसले नहीं लेता। ये बात ही ये इल्जाम है, ये आरोप है कि मर्द अपने लिए सोचता है, अपने लिए बच्चों, औरत नहीं है, सच्ची बात है, औरत भी नहीं लेती। लेकिन एक ख़वातीन के टाइम पे के पास एक स्टेज ऐसा आता है कि जहाँ वो ऑटोनमस हो जाती हैं। यानी हस्बैंड भी उनके सामने म्याऊं म्याऊं से ज़्यादा बात नहीं कर सकता। म्याऊं म्याऊं म्याऊं। यस, औलाद को उन्होंने एक घूरी दी तो बच्चे जो है वो थर-थर काँपना शुरू हो गए। ये होता है ख़वातीन की। और ख़वातीन क्या कमाल, कभी भी ख़वातीन अपने बच्चों के सामने खुद मॉन्स्टर नहीं बनती। मॉन्स्टर होता है अब्बा। ठीक है, अब्बा को पता चला मेरे सामने बुराई करो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर बाप के सामने बुराई की तो बच्चे के ज़हन में ये आता है कि बुराई गलत चीज़ नहीं है, अब्बा के सामने बुराई गलत चीज़ है। तो अब्बा गलत चीज है। तो बुनियादी तौर पे प्रॉब्लम अब्बा में है, लिहाजा अब्बा को तो खटाओ। ठीक है, तो बहुत सारे आप अब्बाओं को देखते हैं कि वो बड़े जो है ना आखिरली उम्र में आके वो थोड़े गिलामंद होते हैं कि मुझे को मिलने नहीं आता, सच्चा प्यार नहीं मिला वगैरह वगैरह। जस्टिफाइड है उनका, क्योंकि बनता भी है। तो ये ज़रा इस चीज़ को, इस माहौल को ना, मैं तो कहता हूँ यार थोड़ा-सा एवोल्यूशन की तरफ जाना चाहिए। मुआशरा थोड़ा-सा लेकिन चेंज इसमें करना भी ना चाहिए। अब्बे का कसूर है, कम्युनिकेशन नहीं है। अब्बा को बड़ा चौड़ा फील होता है ना अपना आप कि यार मैं मतलब देखो मुझसे मैं आया तो डरते हैं। सन्नाटा हो गया घर में। अला ला ला ला। देखिए और फिर बड़े वो फखर से बताते भी यार तुम लोग तो अपने अब्बा के सामने ऐसे ही खुलेआम बातें कर लेते हो, हमारे अब्बा तो एक घूरी मारते थे और कंगूरा और कर्फ्यू लग जाता था। यार मतलब क्या अब्बा थे आपके, ड्रैकुला थे, क्या थे यार कि रात में मतलब प्रॉब्लम सरकटी वही है, बला बन के निकलते थे, ऐसी थोड़ी है बात है। प्रॉब्लम वही है, यू नो वी ग्लोरीफाई दैट बिहेवियर एंड दैट कम्स टू मिस एंड नो कम्युनिकेशन। अब एक आपके पास, आप किसी की एक नूरे चश्म लेके आए हैं, मेरी भी बेटियां हैं ना, तो मुझे पता है मैं बेटियों से कैसा प्यार करता हूँ। आप किसी की बेटी अपने घर लेके आए हैं, बहुत मुश्किल है ये ना, एक औरत ही कर सकती, मर्द नहीं कर सकता। मुझे कोई बोले कि आप ये इस घर में आ जाएं, आपका नहीं बस अपना समझें, ये माँ आपकी नहीं बस अपनी समझें, ये बाथरूम भी अब शेयर होगा और अपने बाप का नाम हटाओ, मेरे बाप का नाम लगाओ। तो ये सिर्फ एक औरत कर सकती है। अगर वो आए आपके घर में और अगेन फिर उसको आपके घर के रस्म व रिवाज के लिहाज से रहना है ना, वो आ रही है एक डिफरेंट घर से, जहाँ उससे सुबह मस्जिद से उठ रही है और उसके बेडरूम में चाय आ रही है, यहाँ उसने जाके सबको चाय देनी है, एक्सपेक्टेशंस हैं। A woman cannot talk to anyone other than her husband. If she does, then the problem starts. If she talks to her brother, sister, mother, father, your mother, God forbids, bigger problems come. तो उसके पास कोई तरीका रहता नहीं है, तो what she does, and if she cannot, you know, अपने शौहर के ऊपर, और हर किस्म की छोटी से बड़ी चीजें कोई भी है ना, सारी गलतियां तुम्हारी हैं, वो कहेगी। अगर आपसे नहीं कहे तो किससे कहे? तो आप जब वो रास्ता बंद कर देते हैं, वो अपने बाप को नहीं बता सकती कि मेरा शौहर मुझसे इस तरह बात करता है, अपनी बहन को, आपकी माँ को, आपके भाई को, किसी को नहीं, आपके दोस्तों को नहीं बता सकती। तो फिर उसके बाद सिर्फ आउटलेट उसकी औलाद रह जाती है, जिसकी वो सिर्फ ओनरशिप, सिर्फ उसी की उसके पास ओनरशिप रह गई अब। तो फिर ही वो अपनी औलाद को बोलेगी कि बाप के सामने नहीं करना ये बात, मुझे बता दी ना मुझ तक। Then she wants an army on her side, that someone who would, you know, support her, sponsor her, and give her the respect and listen to what she has to say. So अगर आप अपनी बेगम के साथ सिर्फ वो जो भी कहती है ना, आप सिर्फ सुनते रहें और बोले जी जी जी, सिर्फ सुनते रहें, तो she needs to vent and you are that vent. If you're not there, she'll find another man. ये With your पता है, जो आप daughter, सारी बात बता रहे हैं ना, इसका आजकल एक नाम रख दिया लोगों ने, ख़वातीन ने। वो कहते हैं जी अगर एक मर्द औरत का पॉइंट ऑफ व्यू एक्सप्लेन करे ना, दैट्स कॉल्ड मैंसप्लेनिंग। यू डोंट नीड टू डू दैट। अब बंदा क्या करे, हमदर्दी भी आप नहीं कर सकते, इतना हालात ख़राब हो गए हैं। ये जो वो है ना, इस देखिए, दौर में बस सिर्फ आप इज़्ज़त बचाने वाली देन किसी है। भी चीज की एक्सट्रीम पे जाएंगे तो आपको सिर्फ प्रॉब्लम्स मिलेंगी। हर चीज़ में एक एतदाल है। अब इसका ये मतलब नहीं कि वो अब नाजायज़ बात भी कर रही है तो आपने उसको समझाना है और उससे बात करनी है और कम्युनिकेट करना है। हम लोग ज़्यादातर, मैं जिस तरह हूँ, बहुत सी दफ़ा मैं क्या करता था
कि पहले जब छोटे थे तो गुस्सा करते थे, फिर देखा यार अब तो बड़े हो गए, अब गुस्सा नहीं करना चाहिए, तो फिर हम खामोश हो जाते थे। और खामोश रहना जो है ना, गुस्सा करने से ज़्यादा बड़ी सज़ा है इंसान, जबर और खुद अपने आप को भी देता है और जो आस-पास होते हैं उनको भी देता है, पूरे घर का माहौल ख़राब हो जाता है। और मैं ये बात नहीं कर रहा कि मैं अब ऐसा नहीं करता, मैं भी ऐसा करता हूँ और मुझे रियलाइज़ भी करता हूँ, और जब रियलाइज़ करता हूँ तो फिर देखता हूँ कि यहाँ मेरी अना है ना, इसको मैंने कहाँ मारना है और क्या हो जाएगा अगर मैं जाके अपनी बेटी, अपनी बीवी, अपनी माँ या अपने बेटे के सामने जाके अगर उसको सॉरी कर लूँगा, तो क्या हो जाएगा? एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल। एक बाप और एक मर्द किस चोट से सबसे ज्यादा डरता है? अब बताने की नहीं। लेकिन टेबल टेनिस इमोशनली की बॉल भी जो है वो भी चीखें निकाल सकती है। ताकत तो सही बहुत है, बेशक ऐसा, बेशक ऐसा। लेकिन किस चीज से? वो इमोशनली? ईगो मर्द या बाप? ईगो ईगो ही हमें मारती है, मर्द को भी और बाप को भी। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ किस चोट से सबसे ज्यादा डरता है? जहाँ उसकी ईगो पे वहाँ चाहिए, वो उस चीज़ से सबसे ज़्यादा अफेक्ट होता है और वो रिएक्ट करता है मुख्तलिफ तरीके से। जहाँ उसकी अना पे मर्द की, सो अना को खत्म करने की जरूरत है। अना को खत्म करें, पहले अना को अगर समझना रिकंडीशनिंग तो है। करनी है, अगर मैं आपकी बात को सही समझ रहा हूँ कि अगर रिकंडीशनिंग करनी है तो उसके लिए अना को खत्म करना बहुत जरूरी है। देखिए, आप सबसे पहले अना को डिफाइन भी करना है ना, क्योंकि बहुत सी चीज़ें अना नहीं होती, हम अना समझते हैं, और बहुत सी चीज़ें अना होती हैं, हम उनको समझते नहीं हैं। तो सबसे पहले अना को डिफाइन करें, आपकी अना है क्या? ये व्हाई आर यू बिहेविंग इन अ सर्टेन मैनर? व्हाई आर यू अफेक्टेड बाय इट? ये चोट लगी, आप अफेक्ट हुए ना, वो क्यों हुई? तो फिर आपको पता लगेगा कि कहाँ आपकी गलती थी और कहाँ आपकी अना थी। मेरे ख्याल में सबसे गहरी चोट जिससे हर इंसान डरता है, मर्द औरत की तफरीक नहीं है इसमें, वो औलाद की है। वो तकलीफ ना देखी जाती है, ना आदमी उसके बारे में इमेजिन भी कर सकता है कि कभी होगा। और ईगो की बात भाई भी क्यों कर रहे हैं, मैं इससे 80% एग्री करता हूँ, 20% में कहता हूँ ये होनी चाहिए, बिकॉज पार्ट ऑफ योर सेल्फ रिस्पेक्ट कम्स फ्रॉम योर ईगो, पार्ट ऑफ इट, नॉट ऑल ऑफ इट। लेकिन अना की चोट आदमी शायद बर्दाश्त कर जाए, औलाद की नहीं बर्दाश्त कर सकता। औलाद पे कोई आजमाइश आ जाए या औलाद की तरफ से कोई आजमाइश आ जाए, ये दोनों चोटें इंसान तोड़ देती हैं। और ये एक बाप को भी फील होता है। मेरे ख्याल से इसमें तफरीक नहीं है, ये मर्द औरत दोनों नहीं, पे लेकिन बराबर यूजुअली है। ये एक परसेप्शन है ना, क्योंकि हम लोग तो बट्टे हैं। बटे हाँ, और बाप तो ड्रैकुला है जब घर में आया है, हाँ। ठीक है ना? बड़ा तो अच्छा आपने वैसे ये कहाँ से सीखी हाँ। तुमने? बहुत अब्दा। आई लाइक ठीक है योर ना? हाँ जी, एनालॉजीज, जी, जी, बहुत जी, थैंक यू। माशाल्लाह। मैं बड़े अच्छे एक दोस्त हैं। पाकिस्तान में ये तस्वर है कि बाप को बाप बनने के लिए इवल डेड अकेले कमरे में 6 दफा देखनी चाहिए, कम अज कम। उसके बाद वो अपने अंदर वो वाली सारी शक्तियां ले आए कि वो आए घर में तो सब कतरा निकल जाए। दिस इज फिनोमिनन जिससे आई टेंड टू डिसएग्री। और सच्ची बात है, हम सबके अम्मा अब्बा घर में ऐसे ही थे, ऐसे ही बताया जाता था कि भाई वो एक, ये तो औलाद को पता चलता है कि जब वालिदैन बूढ़े होने लगते हैं तो फिर वो एक्सप्लोर करता है, यार ये तो बड़ा अच्छा आदमी था, हाँ, मैं तो इससे सारी जवानी वैसे ही, मतलब बचपन में मैं डरता रहा, ये तो बड़ा नाइस आदमी, अच्छी बातें करता है, अकलमंद आदमी है, वैसे चला आदमी है चिल आदमी है ये, वैसे मतलब पर्सनल प्रॉब्लम भी शेयर किए जा सकते हैं। फिर अफसोस होता है, काश मेरी टीन एजेस में जिस वक्त मैं अथरे घोड़े की मानंद था और गाड़ी में ऊंचा म्यूजिक लगा के ड्रिफ्ट दे के खुद को मैं चीते का बच्चा समझता था, हाँ। काश उस वक्त में मेरे रहनुमाई करने के लिए ये किबला घर में मौजूद होता और मुझे इससे डराया ना जाता। तब भी चीते का बच्चा था। लेकिन चीता भी पीता है। ये है मसला, ये है मसला। मेरे ख्याल में एक चीज जो सारे बापों को करनी चाहिए, मैं तो अपने सारे दोस्तों को मशवरा देता हूँ कि यार अपने बच्चों को यह समझाओ कि बेटा तुमने गाड़ियों में जो करना है मस्ती करनी है, टीनेजर आजकल ये जो एक तो जेन अल्फा और जेन जी और जेन वोक और जेन बीटा आने शुरू हो गए ना, माय गॉड, इन बच्चों के साथ तो वैसे इनकी जुबान ही समझ नहीं आती। हाँ, हाँ। दैट्स सो स्किबिडी डैड, स्किबिडी क्या होता है बे भाई, डिक्शनरी खोलो उसमें भी नहीं लिखा हुआ। बाप यू सो सास मैन, वो उनकी अरे, नहीं अरे, समझ अरे! आती, हाँ, वही बात है। हाँ, 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 भाई। उस नस्ल को कम्युनिकेट करने के लिए एक बात की जा सकती है, बेटा जिस दिन तेरा फड्डा हुआ, जिस दिन तुम्हारी गाड़ी लग गई, जिस दिन तुम्हें स्कूल में प्रॉब्लम हुआ, जिस दिन तुम्हें किसी ने बुली करना शुरू किया, कोई तुम्हारी मदद को नहीं आएगा। देयर विल बी ओनली बी वन पर्सन जिसको तुम सबसे पहले कॉल करोगे, एंड दैट विल बी मी। सो आई एम योर टीम।
ये कॉन्फिडेंस, ये बैरियर माँ बाप में, बल्कि बच्चे और बाप में ब्रेक नहीं होता, माँ में फिर भी ब्रेक हो जाता है। यूजुअली लोग फर्स्ट रिस्पॉन्डर होते हैं और माँ को कॉल करते हैं और ये कहते हैं कि अब्बा को आप कहे, क्योंकि मैं कहूंगा तो मुझे तो जहाँ भाग कर देंगे, और कर भी देते हैं। लेकिन ये फर्स्ट रिस्पॉन्डर वाली चीज जो है ना, बतानी बहुत जरूरी है, ताकि वो एक आइस जो नजर ना आने वाली, उसको हजारवी में कहते हैं कुकी, वो जो ब्लैक आइस होती है ना, जिस पे गाड़ियां स्लिप हो जाती है, वो जो कुकी पड़ी होती है ना, वो कुकी पिघले हाँ और लोगों बाप को समझना शुरू करेंगे, यार ये कोई जीता जागता मनुष्य है जिसको हम, हमारी जाति के बीच में रहना बुरा नहीं लगता। वो मतलब वो नेशनल ज्योग्राफिक किस्म की चीज उनको जो टीवी में समझाई नजर आए, जाए हाँ वो लगे कि यार ये घर में बैठा है हमारे, ये इज आवर टीम। हाँ ये बहुत मुश्किल से लोगों में अवेयरनेस आती है, बहुत एंड में जाके जब अब्बा जो है वो रिटायरमेंट के नजदीक आने लगते हैं और जब घर बनाने की बातें शुरू होती हैं घर में, उस वक्त लोगों को, बच्चों को सेंस होता है कि हाँ यार ये तो मतलब आदमी ठीक बातें करता है। तो उस वक्त जो आइस ब्रेक होती है, बेहतर है कि पहले कर लें, क्योंकि बाद में उसका बहुत फायदा होगा। फायदा फिर भी होता है अगर बच्चों को किसी भी एज में एक वो आइस ब्रेक आ जाए, लेकिन बहुत अच्छा है कि उनकी अच्छी सेहत में आ जाए, उनके बुढ़ापे से पहले आ जाए, वो आप पे ज्यादा रिलाय करे बनस्बत अपने दीगर रिश्तेदारों के, क्योंकि फिर आपको पता ही है। माशरे में क्या ऐसी चीज चेंज करनी चाहिए जो कि मर्द की तरफ थोड़ी सी एम्पैथी रखे? बिफोर वी गो इनटू दैट, जो आपने ईगो की बात की थी, हम लोगों ने अगेन वी आर टॉकिंग अबाउट सिमिलर थिंग्स। मैंने बोला था भाई सबसे पहले ईगो अंडरस्टैंड करें, वो 80-20 का जो आपने परसेंटेज दी। सेकेंडली, हाँ बाप के लिए बहुत मुश्किल है बेटे के ऊपर कोई, बच्चे की ओर अगर कोई पिन भी लग जाए ना तो हमें ज़्यादा तकलीफ होती है। लेकिन पता है क्या, मैं अभी उस दिन ये मेक अ विश फाउंडेशन पे एक बाप को बुलाया था जिसके बेटे का इंतकाल हो गया था कैंसर से, एंड आई वर्क विद इंडस हॉस्पिटल उनके कैंसर किड्स के साथ। तो मैं रोज़ाना देखता हूँ ऐसे ऐसे माँ बाप जो अपनी औलाद को लेके आते हैं, उनके सामने उनकी औलाद पिघल जाती है। तो हाँ, ये ऐसा दुख है कि ये तो दुख सारी उम्र रहता है और ये रहना भी चाहिए, लेकिन यू ओवरकम इट। खुदा आपको ताकत दे देता उस वक्त। मैंने देखा उनकी, वो अपने बाकी बच्चों को भी देख रहते हैं, कारोबार भी चल रहा है, बच्चों के जनाजे पे जाते हैं, बहुत भारी जनाजे होते हैं ये, लेकिन ये ओवरकम दैट। लेकिन जहाँ आना की बात होती है ना, यू टेक इट टू योर ब्रेव, सो अंडरस्टैंड दैट। और दूसरा जो तुम्हारा सवाल अभी तुमने क्या किया, कि माशरे में कैसी क्या चीज ऐसी तब्दील की जाए जो कि थोड़ी सी एम्पैथेटिक हो टुवर्ड्स मेन। जैसे कि अभी एक बात की कि भाई बाप को भी औलाद की तकलीफ महसूस होती है, बहुत लेकिन ये एक बहुत जनरल परसेप्शन है कि नहीं होती। वही कि मैं लाइक वो ड्रैकुला है, वो वट्टा है, वो ठीक है ना, इन वजूहात की वो वजह बटा से, कॉन्सेप्ट, हाँ ठीक है जिसने ना, बोला, हाँ जो इन्होंने इनलाइटन किया हमें, ठीक है ना। बिल्कुल सही किया है। आई मीन बिल्कुल दिस इज हाउ इट इज पोर्ट्रेड। बिल्कुल बिल्कुल एब्सोल्युटली एग्री विद इट। मेरा सवाल सिंपल ये है कि माशरे के अंदर क्या तब्दीली लेकर आई जो कि थोड़ी सी सिंपैथी या एम्पैथी हो टुवर्ड्स मेन इन जनरल? सबसे पहले तो मर्द को रोने की इजाजत होनी चाहिए। हम लोग कहते हैं मर्द वो जो जिसकी आंख में आंसू ना आए। ये कितनी अजीब बात है, जब हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अली की दाढ़ी भीग जाती थी रोने से, तो हम कौन से, हमसे बड़े मर्द तो वही थे ना। तो जहां मर्द खुद एक्सेप्ट कर लेगा और माशरा एक्सेप्ट कर लेगा ना, वहां सब ठीक हो जाएगा। और वहां सुनना सुनना शुरू हो जाएगा, सब सब सुनना शुरू। अभी हम सुन रहे नहीं, we're not listening, we're hearing, we're not listening। तो मर्द वो जो सुने और जिसके आंसू पे किसी को एतराज ना हो, उसकी मर्दानगी पे, वो उसकी एक और आना है, उस पे कोई सवाल ना है। मैं आई थिंक देयर आर सेवरल वेज एंड आई थिंक दिस इज वन ऑफ द वेज। ये बहुत खूबसूरत बात है, बहुत खूबसूरत बात है। आपने सवाल ही गलत किया, बड़ी माजरत के साथ। आपका सवाल बिल्कुल बेतुका है और बेबुनियाद है, क्योंकि आप इस मुआशरे में एम्पथी का लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली इस कैफियत के लिए हमारी लुगत में ही कोई लफ्ज नहीं है। हम सिर्फ सिंपैथेटिक हो सकते हैं, आए बेचारा। हम एम्पैथेटिक नहीं। एम्पैथी क्या होती है पहले ये समझाना पड़ेगा, पहले ये सिखाएं, उसके बाद वो बन जाएगी। पहले तो उन लोगों के लिए एम्पैथी सिखाएं ना जिनको एम्पैथी की जरूरत है, यानी वो लोग जो डिफरेंटली एबल्ड हैं, उनको एम्पैथी की जरूरत है कि वो कहें भाई हमारे पर्सपेक्टिव से सोचो दुनिया कैसी लगती है।
हमारे जूतों में पैर रख के सोचो कि कैसा नजर आता है कैनवस हमारे पास से, है ही नहीं। एम्पैथी नहीं है यहाँ पे। एम्पैथी समझानी पड़ेगी कि आप, और एम्पैथी तब तक नहीं आती जब तक आप उस पोजीशन पे नहीं पहुंच जाते। आप अंदाजा नहीं कर सकते कि किसी फैमिली में अगर एक बीमार मौजूद है तो वो फैमिली कितनी मुश्किल से सरवाइव करती है इस मुआशरे में, जहां पे एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक 72% लोग इस मुआशरे में ऐसे हैं जो कि गुर्बत की लकीर से एक मेडिकल बिल दूर हैं। 72% लोग इस सोसाइटी में ऐसे हैं कि एक मेडिकल बिल अगर आ जाए तो वो गुर्बत की सतह पे चले जाएंगे। उस मुआशरे में अगर इमेजिन करें किसी घर में एक परमानेंट बीमार है, कोई बच्चा है, बड़ा है, बुजुर्ग है, बीवी है, खामद है, कोई एक आदमी है, तो एम्पैथी तो वहां से क्रिएट होती है कि जहां आप उनके उनके कैनवस पे, उनकी आंखों से, उनके चश्मे से दुनिया को देखना शुरू करो। वो तो नहीं है इस माशरे में, और ना उसके लिए कोई लफ्ज़ है हमारी लुगत में। तो पहले तो ये चीज़ सिखानी पड़ेगी कि एम्पैथी किस चिड़िया का नाम है। को बला होती है, ड्रैकुला होता है, इसके रखने से आपका पर्सपेक्टिव कैसे चेंज होता है। हम, और ऐसे नहीं कि इस माशरे में एम्पैथी की कहानियाँ नहीं है, कहानियाँ बहुत है इस माशरे में कि ऐसे ऐसे लोगों ने एम्पैथी दिखाई है कि कमाल कर दिया है। ये जिस शहर में हम मौजूद हैं, ये शहर तो मतलब जब देने पे आता है तो बड़े बड़े इदारे खड़े कर दिए यार यहाँ पे इस शहर ने एक कॉल के ऊपर। ये बात मुआशरे में इन जनरल ये तसव्वुर नहीं है। तो ये तसव्वुर पहले एम्पैथी सिखाने का है। एम्पैथी सिखाने के लिए तो मेरे ख्याल में फिर किसी दिन हम एक तवील ट्रांसमिशन करें जो कि 4 साल पे मुहित हो। 4 साल से एम्पैथी और उसके केसेस और सिनेरियोस डिस्कस हो रहे हैं कि किसी के घर में शादी हो रही है तो एम्पैथी कैसे करनी है, किसी के घर में फौतगी हो गई है तो वहाँ हप्पे खाने नहीं पहुंच जाना आपने, किसी के घर में कोई बच्चा पैदा हुआ है तो आपने इस बात पर रुस नहीं जाना कि तुम्हारे बच्चा पैदा, तुमने हमें मुबारकबाद का फोन किया। किसी के घर में मतलब कोई प्रॉब्लम है, कोई बीमार बैठा हुआ है तो आपने वहां जाके लंबा नहीं बैठ जाना कि अब हम बैठे हैं तो हमें, तुम्हारे घर में बीमार भी है, हम देखना है, लिहाजा हमारी सेवा करो। ये तो छोटी छोटी एम्पैथी की चीज़ें, इसको अगर हम सिनारियोस को बयान करना शुरू करें तो रात हो जाएगी। उस चक्कर में हमने नहीं पढ़ना। छोटी छोटी चीज़ें अगर इस माशरे को समझानी तो एम्पैथी शायद क्रिएट हो जाए। एक दफ़ा क्रिएट हो जाए फिर बात करेंगे कि मर्द के साथ एम्पैथी, एम्पैथेटिक बिहेवियर कैसे रखना है। ये नहीं कि मर्द को देख के आया बेचारा, नहीं, उसकी एक्नॉलेज करना है, उसकी एफर्ट को। वो थोड़ी करे बहुत करे, एक्नॉलेजमेंट करनी है कि भाईजान चाहिए मर्द को एक्नॉलेजमेंट है। मर्द ऐसी, भाईजान वो कहते हैं, एक दफ़ा हेरा मानी ने कहा था ना, मर्द बड़ी प्यारी चीज़ है। हाँ, तो मैं उसकी बात को आज आगे बढ़ाता हूँ। मर्द बड़ी प्यारी चीज़ है, उसको थपकी दो ना, ओ हो भाईजान, यूसेन बोल्ट कोई चीज़ नहीं है हाँ, जो ऐसे एक दौड़ लगाएगा। साधारण मर्द कर सकता है। तबकी और झपकी में ज्यादा फर्क नहीं है। झपकी में भी बोल्ट से तेज होगा। नहीं, वो फिर वो होता है कि जब तक झपकी रहती है तो उसके बाद का कोई आधा घंटा निकाल जाता है, फिर वो असर खत्म होता है। आधे घंटे में बहुत बता रहा हूँ, वो भी मुआशरे में 3 मिनट से ऊपर नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ये कहता हूँ कि अगर आप थपकी दें तो वो भाई उसका एक लेवल ही और होता है। अच्छा, थपकी कहीं से भी आ सकती है, बीवी से, माँ से, बाप से, भाइयों से, बच्चों से तो कमाल ही हो जाए। बच्चे ने जिस दिन कह दिया ना, बाबा यू आर द बेस्ट फादर ओह, सुपरमैन भाईजान, वो सुपरमैन। बंदा है, उस दिन ईद, उस दिन आप जीते। उस दिन आप जीते हैं। ये स्टार्ट होगी पड़ोसियों से, फिर होगी खानदान वालों तक, फिर आगे आगे ये सर्कल बनना। मैं ये कहता हूँ कि इसको बनाएगा। शुरू करें जिस माशरे में जानवरों का लिहाज नहीं ना, उन लोगों में कभी एम्पैथी नहीं आ सकती। जो जानवरों के साथ रहम नहीं कर सकते ना, हमारे पास, अब आप देखें, जब मैं एक सारी उम्र शिकार करता रहा और मैं छोड़ा शिकार उस वक्त जब दर्द होना शुरू हुआ कि कर रहा क्या हूँ और क्यों कर रहा हूँ, ज़रूरत से ज़्यादा, और किसी एक परिंदे की अब उसकी मौत पे खुशी मनाना, जश्न मनाना कि मैंने कितनी ज़बरदस्त तरीके से मारा उसको। हमारे पास तो हुज़ूर सल्लम बता के गए कि जानवरों को ज़िबा कैसे करना है। आप देखें जी, हमारी गलियों में कुर्बानियों में होता क्या, लोग अपने आप को बहुत वो समझते हैं जो कि रहम से जानवर को ज़िबा करना है, या रहम से, सुन्नत से, तरीके से। हम लोग बेरहमी, जो लोग जानवरों के साथ रहम नहीं करेंगे वो इंसानों के साथ रहम करने के काबिल नहीं रहेंगे। आप देखें हमारा पूरा शहर, कोई दरख्त क्यों नहीं है, आप पौधा लगाएं, कोई चलते चलते हमारी आदतें ऐसी हो गई हैं, जा रहे हैं पौधा उठा के फेंक देंगे, कान में डालेंगे, फेंक देंगे, कुत्ता उधर बैठे पत्थर मारेंगे, कुत्ता भी बोलेगा यार, पौधे के ऊपर पीक फेंक देंगे। अरे कुत्ता भी बोलते ये क्या इंसान बना किया तुमने?
ये क्या कर कुत्ता ही बोले, कुत्ता हम मुझे कहते हैं और हरकत तुम्हारी कुत्तों वाली है। हाँ और हर चीज तुम देखो, खुदा ने जो चीज बनाई, हर चीज सुर में। अज को जाओ में आया दी आवाज दोस्त, हर चीज सुर में। कुत्ता कुत्ते की तरह भौंके, कौवा कौवे की तरह, पानी की आवाज अलग, हवा की आवाज अलग, मच्छर मक्खी की आवाज अलग, सब अपने सुर में। एक इंसान बेसुर, सिवाय चाहत फतेह अली खान वो नहीं आ रहा तो कभी कुत्ते की तरह भौंके, कभी कौवे की तरह, कभी मच्छर की तरह, कभी बिल्ली की तरह। सॉरी सॉरी क्यों सही वाला तूने? रास्ता तूने दूसरा पकड़ा। भाइयों, ऑन दिस हाई नोट, यार बहुत मुझे मजा आया। लिटरली मेरा दिल नहीं चाह रहा कि कॉन्वर्सेशन खत्म हो, भाईजान हमने घर भी लेकिन आप जाना है, लोगों को क्या पैसे हुआ? तो नहीं मिले। मजा आना चाहिए, बस फड़े ना जाए। फिर तू सही मर्द है। थैंक यू सो मच शफात, यूसुफ साहब, बहुत शुक्रिया। बहुत मजा आया मुझे, लिटरली मुझे बहुत मजा आया। आज तू बाप बन ठीक गया। है, और आप लोगों के आज वक्त तू देने बाप बन गया फिर। आप लोगों के वक्त देने का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने जो विजडम शेयर किया उसका बहुत बहुत शुक्रिया। और इंशाल्लाह ताला आप लोगों की बातों का कोई असर होगा, और अगर एक भी इंसान को किसी ने भी कुछ सीख लिया आपकी बातों से, तो उसका अजर आप सबको ये पहले अकल मैं वाली वो बातें, इंसान। अकल वाली बातें तो इन्होंने की, मैंने तो चमले में ये गहरी बातें करे तो मुझे तो अपना डॉल्फिन फील हो रहा था थोड़ी देर पहले। बहुत गहरी बातें की मैं ये दुआ कर रहा हूँ कि मैं वो इंसान बन जाऊँ जैसी बातें कर रहा हूँ। ये अल्लाह हम सबको हिदायत दे। बातें तो सब करते हैं, बातें करना कौन सा मुश्किल। हाँ, बातें करना तो बहुत आसान है, उसी के पैसे मिल रहे हैं हम लोगों को। बट थैंक यू सो मच वंस अगेन। और आप सब सातवीं लोग दफा गया आपने, छोड़ेंगे कभी? यार बस गाड़ी तैयार है, आप लोग लेके जाओ यार इनको। बट आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया देखने का, और इसी तरीके से अगले एपिसोड में एक और मौजूद के साथ आएंगे। थैंक यू सो मच।